नमस्कार। चलिए आज भारत के सबसे ऊंचे पद से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। आखिर भारत के राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं? उनके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो देश का रुख बदल सकती हैं? और हमारे संविधान में उनकी असली भूमिका वो है क्या? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस अहम पद को ठीक से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि राष्ट्रपति का पद असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इस पद के लिए चुनाव कैसे होता है, उनके हाथ में कौन कौन से शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों पर किस तरह का कंट्रोल रखा जाता है और आखिर में संविधान में उनकी क्या भूमिका है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, राष्ट्रपति पद का एक परिचय। इस पद की जड़ें हमारे देश के संविधान में बहुत गहरी हैं। देखिए, संविधान का आर्टिकल 52 बिल्कुल साफ कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक संवैधानिक जरूरत है। और फिर आर्टिकल 53 के मुताबिक देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में ही होती है, जो उन्हें हमारे शासन व्यवस्था में सबसे ऊपर रखता है। तो अब ये तो हम समझ गए कि ये पद कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है। चलिए अपने दूसरे पड़ाव में इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिनका जिक्र आर्टिकल 58 में है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और सबसे जरूरी वो किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लेकिन असली सवाल तो ये है कि राष्ट्रपति को वोट कौन देता है? क्या हम और आप सीधे वोट देते हैं? जवाब काफी दिलचस्प और थोड़ा पेचीदा है। राष्ट्रपति को हम सीधे नहीं चुनते, उन्हें एक खास ग्रुप चुनता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अब इस ग्रुप में कौन कौन होता है? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और साथ में देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है, राष्ट्रपति चुनाव में हर वोट का वजन बराबर नहीं होता। एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस राज्य की आबादी कितनी है। इसके लिए एक खास फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ताकि छोटे और बड़े राज्यों के बीच एक बैलेंस बना रहे। ठीक इसी तरह एक सांसद यानी एमपी के वोट की कीमत भी एक खास फॉर्मूले से तय होती है। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि राज्यों और केंद्र के बीच ताकत का संतुलन बना रहे और किसी एक का पलड़ा भारी ना हो जाए। ये चुनाव एक खास तरीके से होता है जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर आसान भाषा में समझे तो ये तरीका पक्का करता है कि जो भी राष्ट्रपति बने उसे देश के ज्यादातर चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन मिला हो। अच्छा, तो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब देखते हैं कि इस पद पर बैठने के बाद उनके हाथ में कौन कौन सी ताकत आती है। तो अब हम अपने तीसरे पड़ाव में दाखिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है वीटो पावर। उनके पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं जो किसी भी कानून का पूरा रुख मोड़ सकती हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इससे राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी सहमति देने से मना कर सकते हैं और वो बिल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। इससे वो बिल को दोबारा सोचने समझने के लिए संसद को वापस लौटा सकते हैं। और तीसरा है पॉकेट वीटो, जिसमें राष्ट्रपति बिल पर कोई फैसला ही नहीं लेते, उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। याद है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर इसी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। वीटो पावर के अलावा राष्ट्रपति के पास एक और बहुत शक्तिशाली हथियार है, वो है क्षमादान की शक्ति। और मजे की बात यह है कि ये शक्ति न्यायपालिका यानी अदालतों के कंट्रोल से भी बाहर है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां कई तरह की हैं। वो चाहें तो किसी दोषी को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा का समय घटा सकते हैं या फिर खास हालात में सजा पर रोक भी लगा सकते हैं। राष्ट्रपति के हाथ में कानून बनाने की भी एक अनोखी शक्ति होती है। आर्टिकल 123 के मुताबिक जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करके कानून बना सकते हैं। ये अध्यादेश संसद के कानून जितना ही पावरफुल होता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही चल सकता है। अब जाहिर है जब इतनी शक्ति हो तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है।
इसलिए राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी कुछ कंट्रोल रखे गए हैं। चलिए अपने चौथे पड़ाव में उन कंट्रोल और बैलेंस की व्यवस्था को देखते हैं। सबसे बड़ा कंट्रोल है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें इस प्रक्रिया के जरिए पद से हटाया जा सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर कदम है। इस प्रक्रिया के कई स्टेप्स हैं। पहले संसद के किसी भी सदन में आरोप लगाए जाते हैं, जिसके लिए 1/4 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है, और अगर वहां भी 2/3 बहुमत से आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। और अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। और सोचिए, अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, ताकि देश का काम कभी ना रुके। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, संवैधानिक भूमिका। इन सभी शक्तियों और जिम्मेदारियों को मिलाकर भारत के संविधान में राष्ट्रपति का असली मुकाम क्या है? आइए इसे समझते हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से एक खास वोटिंग सिस्टम से चुना जाता है। उनके पास कानून, प्रशासन और न्याय से जुड़ी अहम शक्तियां हैं। लेकिन महाभियोग के जरिए इन शक्तियों पर एक कंट्रोल भी रखा गया है, और सबसे बढ़कर वो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए जरा, राष्ट्रपति की शक्तियां और हमारे संसदीय लोकतंत्र के बीच का जो ये संतुलन है, ये असल में प्रैक्टिस में कितना कारगर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने लोकतंत्र को और गहराई से समझने पर मजबूर करता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।